हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE 1 एंड 2 की क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी हैं और उसके बाद हमारी DECE 3 एंड 4 की क्लासेस चल रही हैं। अब हमारी जो प्रोजेक्ट वर्क DECE 4 वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग उसकी क्लास चल रही थी। हम जो कल हमारी क्लास थी उसमें हमने फेज़ 2 में जो भी एक्टिविटीज़ हैं कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें कर सकते हैं अलग अलग में, मैं वो आपको बता रही थी। उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि जो भी कोई स्टूडेंट्स DECE 1, 2, 3 की कोई भी क्लासेस नहीं लगा सके हैं, वो आप निर्माण कैंपस के YouTube चैनल पर आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हमारी जो फेज़ 2 है उसमें हमने पहले 10 दिन में 10 एक्टिविटीज़ करनी है और बाकी के जो 10 दिन बचते हैं उसमें एक दिन में हमने 2 एक्टिविटीज़ को करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो जनरली कॉपी करते हैं, वो क्या करते हैं कि जिससे भी वो कॉपी करते हैं वो क्रिया सत्रों को आगे पीछे कर देते हैं। जैसे 1 नंबर जो है वो 5 पर लिख दिया। ऐसा करने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आपने एक चीज़ को कॉपी किया है तो जो एक्सपर्ट होगा वो उसको फाइंड आउट कर लेगा। आप ये ध्यान रखिए कि एक्सपर्ट के हाथ में आपके 70% मार्क्स हैं और गाइड के हाथ में आपके 30% मार्क्स हैं। और एक इससे भी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको 70% में से अलग से पास होना है और गाइड के मार्क्स में से अलग से पास होना है। जैसे मान लीजिए आप गाइड के मार्क्स में से पास हैं पर जो आपका एक्सपर्ट के मार्क्स हैं उसमें से आप फेल हो तो आपका प्रोजेक्ट वर्क फेल ही माना जाएगा। अगर एक्सपर्ट के आप पास हो, गाइड ने आपको फेल कर दिया, ठीक है, फिर तो आपको प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इग्नू में आप दोबारा प्रोजेक्ट वर्क अपना कर सकते हैं। हमने अब तक डिस्कस की है कि जो पहले दिन थी वो हम स्थूल क्रियात्मक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी 10 एग्जांपल्स उसकी दे चुकी हूँ। दूसरे दिन में जैसे आप सूक्ष्म क्रियात्मक विकास वाली एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स 10 एग्जांपल्स में उसकी भी दे चुकी हूँ आपको। तीसरे दिन आप कोई बाल कविताएं या गीत वगैरह वो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्टिविटीज़ बता चुकी हूँ। फोर्थ दिन में आप कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिफ्थ डे में आप स्टोरी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ डे में आप पेंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़। सेवन्थ डे में आप घूमने वाली एक्टिविटीज़। एट्थ में रंग से रिलेटेड। नाइन्थ में काउंटिंग से रिलेटेड और 10th में मिलाने और वर्गीकरण से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। हमने 8th तक देख ली थी कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है 9th, यानी कि काउंटिंग से रिलेटेड हम क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि हम प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल में कर सकते हैं, उसको अभी हम डिटेल में देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये तो हमारी 10 एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद जो 11वां दिन है उसमें आप 2 एक्टिविटीज़ करेंगे। मेरा परिवार पर आधारित जैसे कोई एक्टिविटी आप कर सकते हैं, या कहानी सुनाना और उसके पश्चात उसी कहानी से संबंधित क्रिया आयोजित करना। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो कहानी है वो परिवार से रिलेटेड होनी चाहिए, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। 12वें दिन में आपने जानवर वर्ण विषय पर आधारित क्रियाएँ आप आयोजित कर सकते हैं। क्रिया सत्र 14 में आप पत्तों, फूलों या सब्जियों के ब्लॉकों का प्रयोग करते हुए
मुद्रण संबंधी क्रिया ब्लॉक प्रिंटिंग आयोजित कर सकते हैं। 13वें दिन आप क्रिया सत्र 15 यानी कि मौसम या ऋतु वर्ण विषय पर आधारित क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। क्रिया सत्र 16 में शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं आयोजित करना। 14th डे में आप क्रिया सत्र 17 और 18 कर सकते हैं। 17 में जैसे कि आकृति की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए क्रियाएं आयोजित करना, और क्रिया सत्र 18 में आप सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं कर सकते हैं। अब देखिए शारीरिक और स्थूल वाली भी 2 आ गई हैं और सूक्ष्म क्रियात्मक की भी 2 आ गई हैं। अब हमारा आता है 15वां दिन, उसमें आप 19 और 20 एक्टिविटी कर सकते हैं। 19 एक्टिविटी जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी है डूबने और तैरने की संकल्पना पर आधारित क्रियाएं, और 20 में यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है संगीत और शारीरिक गतिविधियों से संबंधित क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। उसके बाद आता है हमारा 16वां दिन, इसमें हम क्रिया सत्र 21 यानी कि विभिन्न बनावटों और सतहों की समझ को सुदृढ़ करने संबंधी क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना, और 22वें दिन आप कर सकते हैं चित्र पठन संबंधी क्रिया आयोजित करना। इनको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग क्या गलतियां करते हैं ताकि आप लोग आगे वो गलतियां ना करें। उसके बाद है 17वां दिन। 17वें दिन आप क्या कर सकते हैं, क्रिया सत्र 23 और 24 हमारा आता है। 23 में आप वर्ण्य विषय वृक्षों या पौधों पर आधारित क्रियाएं आयोजित करना, या फिर 24 में आप गीली मिट्टी से संबंधित क्रियाएं आयोजित करना। अगर गीली मिट्टी से आप क्रियाएं नहीं कर सकते हैं तो आप ड्राइंग या पेंटिंग या प्रिंटिंग की भी कोई क्रिया कर सकते हैं। फिर आता है आपका 18वां दिन। 18वें दिन आप क्रिया सत्र 25 और 26। 25 में आप यातायात के साधन वर्ण विषय पर आधारित क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। क्रिया सत्र 26 में कहानी सुनाना और उसके बाद उसी से संबंधित क्रिया आयोजित करना। फिर 19वां दिन आता है क्रिया सत्र 27 और क्रिया सत्र 28। 27 में जैसे कठपुतली का तमाशा आयोजित करना। क्रिया सत्र 28 में संगीत और गति से संबंधित क्रिया या क्रियाएं आयोजित करना। 20वां दिन क्या है, सामाजिक क्रिया सत्र 29 और 30। 29 में आप कर सकते हैं सामाजिक परिवेश से उद्धृत किसी वर्ण विषय पर आधारित क्रिया आयोजित करना। 30 में आप कर सकते हैं जल संबंधी खेल और या रेत के साथ खेल आयोजित करना। यदि इन दोनों में से कुछ भी संभव ना हो तो आप अपनी पसंद की कोई भी क्रिया आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आगे हमें ये बताया गया है कि किससे रिलेटेड आप कितनी जो है एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे हमें टोटल 30 करनी है, ठीक है, तो हमारे अलग जो है 11 अलग अलग सेक्शंस हो गए हैं, 11 हो गए हैं टोटल, मतलब 30 एक्टिविटीज और 11 हमारी डेवलपमेंटल एरियाज हो गए हैं। डेवलपमेंटल एरियाज ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 11 में से 11 हो गए हैं ना, तो कहानी से संबंधित आप कितने कर सकते हैं, पोएम से संबंधित कितने कर सकते हैं, पेंटिंग से संबंधित कितने कर सकते हैं, इस सेक्शन में अब आपको वो बताया गया है। अब हम अगर सूक्ष्म क्रियात्मक विकास यानी कि फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आप तीन क्रिया सत्र कर सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स जो कि अभी हमने एग्जाम्पल्स करी हैं, उनमें से आप कोई भी 3 क्रिया सत्र जो हैं आपके फेज 2 में कर सकते हैं। जो अभी हमने ऊपर लिस्ट देखी है उसमें नंबर 2, नंबर 18 और नंबर 30 जो हैं वो सूक्ष्म क्रियात्मक बेस पे हैं। ठीक है, 30 नंबर 18 ये वाली हो गई है आपकी, और उसके बाद आती है नंबर 2। 3 जो है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 3 जब आप प्लानिंग करेंगे ना तब आपके पास ये पार्ट होना बहुत ज़रूरी है कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए
हम 3 कर सकते हैं क्रियाएं जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं फेज 2 का। स्थूल क्रियात्मक यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए आप कितने कर सकते हैं? 2। ठीक है, 2 कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो इन्होंने संख्या लिखी है कि पहले 2 नंबर पे करना है, फिर 18 पे, फिर 30 पे, ऐसे आप कैसे मर्जी कर सकते हैं। पर आप ये बात का ध्यान रखिए कि इन्होंने ऑलमोस्ट 50-50% का गैप रखा हुआ है। जैसे 1 के बाद 30 करने हैं टोटल, 1 के बाद 16, ठीक है, 2 के बाद ये 17 भी यहाँ पे कर सकते थे और फिर एंड में 30 कर सकते थे। ठीक है, पर इन्होंने कोई बात नहीं 18 और 30 कर लिया। उसके बाद कहानी से रिलेटेड 4 आप कर सकते हैं कहानी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे इन्होंने गैप रखा है, इसमें 7 एक्टिविटीज के बाद किया है। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने 13 के बाद किया है, फिर 26 और 27 इकट्ठे ही कर लिए। कोई एक आधी एक्टिविटी ऐसे इकट्ठी चल सकती है। उसके बाद बाल कविता, गीत और संगीत, ये सब मिला के आप 3 एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, गैप जो है वो मेंटेन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने 3rd भी कर दी, 4th 5th सोचा कि गीत और संगीत की 3 करनी है भाई तो हम तीनों साथ में ही कर देते हैं, ऐसे नहीं है राजे। आपको 3, 20 और 28 जो है वो उसी तरह से ही करनी है। फिर हमें ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, गीली मिट्टी, इन सब से रिलेटेड 4 क्रिया सत्र करने हैं। आप ड्राइंग का एक करिए, पेंटिंग का एक करिए, प्रिंटिंग का एक करिए और गीली मिट्टी का एक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सामाजिक वातावरण, उससे रिलेटेड 3 सत्र हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है भौतिक वातावरण मतलब पर्यावरण, उससे रिलेटेड आप 5 कर सकते हैं। फिर जैविक पर्यावरण आता है, उससे रिलेटेड आप 3 कर सकते हैं। फिर एक सत्र जो है आप मिलाने और वर्गीकरण का कर सकते हैं, एक जो है संख्या का कर सकते हैं और एक चित्र पठन का आप कर सकते हैं। ये टोटल आपके हो गए हैं 30। और 11 अलग अलग क्षेत्र हो गए हैं। अब जैसे हम कठपुतली के तमाशे की बात करते हैं, जब आप कठपुतली का तमाशा आयोजित करना, ठीक है, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने कठपुतली अपने आप बना ली या आप मार्केट से खरीद के ले आए। ठीक है, फिर आप लोगों ने एक कहानी बनानी है और वो कहानी बच्चों को कम्युनिकेट करनी है कठपुतली के थ्रू। पर उससे पहले आप जो भी कहानी बच्चों को बताना चाहते हैं या जो भी कंसेप्ट आप बच्चों को बताना चाहते हैं वो बच्चों को ऑलरेडी आप वर्बली भी एक आधी बार क्लास में जर्नली बता चुके हों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वो कंसेप्ट जो है या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट जो ऑलरेडी आपका चल रहा हो, है ना, उससे रिलेटेड ही आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप जंक फूड और उसका कर सकते हो, कठपुतली का जंक फूड और जो हेल्दी फूड है आप उसका बता सकते हो। ठीक है, या जैसे हम डांस की कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसमें भी आप जंक फूड का और उसका बना सकते हो, हेल्दी फूड का, है ना। इसी तरह से आप कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज कर सकते हो। अब सबसे पहले हम संख्या से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ उसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो और कौन कौन सी कर सकते हो, ताकि हर बच्चा जो है वो उनको रिपीट ना करे। ठीक है, काउंटिंग से रिलेटेड आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको 11 काउंटिंग की एक्टिविटीज़ बताऊंगी प्री स्कूल के लिए, जैसे कि नंबर मैचिंग, नंबर बच्चे आपस में जो एक जैसे दिखते हैं उसको मैच कर सकते हैं। आप बच्चों को बुक्स दे दीजिए, वो बुक्स को काउंट करेंगे, टॉयज़ को काउंट करेंगे, है ना, और ब्लॉक्स को काउंट करना। और भी काउंटिंग गेम्स हो सकती हैं जैसे कार्ड्स को, पजल्स को, मेज़ को,
फ्लैश कार्ड्स को काउंट करना, सॉन्ग्स को काउंट करना, पजल्स को, पेंटिंग को नंबर देना। कई एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम बच्चों के साथ कर सकते हैं काउंटिंग की। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं काउंटिंग की। सबसे पहले है नेचर काउंटिंग। कहते हैं आप बच्चों को एक वॉक पर लेके जाएं, एक भ्रमण पर लेके जाएं और उनको बोलें कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो, जैसे कि लीव्स हो गए, कोई फ्लावर्स हो गए, है ना, कोई रॉक हो गए। जब भी वो अपनी क्लास में वापस आते हैं फिर आप उनको काउंट करो कि आपने कितनी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करी हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा हॉप स्कॉच काउंटिंग। हॉप स्कॉच काउंटिंग एक क्लासिक आउटडोर गेम है जो कि प्री स्कूलर्स के लिए काउंटिंग एक्टिविटी की तरह वो डबल हो जाती है। जैसे कि आप बच्चों को नंबर्स दे सकते हैं लिख के और बच्चे उनको आइडेंटिफाई करेंगे नंबर्स को, ठीक है। या फिर आप बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं कि कैसे करेक्टली और ऑटोमेटिकली आपने 0 to 9 नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद हमारा आता है नेमिंग नंबर्स। नेमिंग नंबर्स में क्या है कि स्टूडेंट्स को रिकॉल करने के लिए बोला जाता है कि आप देख के नंबर्स को एक बार रिकॉल करो कि क्या नंबर है ये। फिर उसके बाद है मैचिंग नंबर्स टू देयर रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स को आप ये सिखा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास है 4 लिखा हुआ, ठीक है, और आगे लाइन में 3 बना हुआ है, ठीक है, तो आप उसके साथ उसको मैच नहीं करेंगे, काउंट करके मैच करना। राइटिंग नंबर्स, आप बच्चों को राइटिंग भी सिखा सकते हैं, 1 to 10 लिखना। अब थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों को नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि नंबर स्क्वेवेंजर हंट। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पेंसिल्स, रूलर्स, वाटर बॉटल्स या और कोई आइटम्स जो कि आपके कमरे में छुपी हुई हो या आपकी स्कोर शीट के ऊपर छुपी हुई हो। आप पहले बच्चों को टीम्स में डिवाइड कर दीजिए, फिर एक टाइम दे दीजिए बच्चों को और बोलिए हर एक टीम को कि वो सारे रूम में घूमें और जितनी से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं वो कलेक्ट करके लाएं। जब उन्होंने ये सारी आइटम्स जो आपने कमरे में रखी हुई थी, जब वो ये कलेक्ट करके लाते हैं तो उनको बोलो कि खुद ही वो काउंट करे कि वो कितनी आइटम्स को कलेक्ट करके लाए हैं। फिर वो उसका नंबर लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को 1 to 10 तक सिखाया है, ठीक है, और 1 to 10 तक ही आप बच्चों को वहाँ पर चीज़ें कलेक्ट करने के लिए बोलिए। इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस भी उनकी हो जाएगी और बच्चों की नंबर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस भी उनकी हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है क्रिएटिंग नंबर ज्वेलरी। ये नई एक्टिविटी है ना। एक स्ट्रिंग लीजिए, धागा ले लीजिए, कलरफुल बीड्स ले लीजिए, ठीक है, और नंबर्ड कलर कोड ले लीजिए बीड्स के लिए। आप हर शीट, जैसे शीट पर आपने किसी पे 1 लिख दिया, किसी पे 2 लिख दिया,
वो सारी शीट्स आप हर स्टूडेंट को दे दीजिए और उतने ही आप उनको बीड्स दे दीजिए और साथ में एक स्ट्रिंग दे दीजिए, धागा दे दीजिए या, ठीक है। फिर आप ये पक्का कीजिए कि बच्चों की जो कोडेड शीट है उसमें हर डिफरेंट कलर के बीड्स होने चाहिए और जो नंबर्स का सीक्वेंस है वो कोई भी हो सकता है। मतलब नंबर्स का सीक्वेंस तो सेम रहेगा, कलर्स का सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। फिर उनको बीड्स में थ्रेड में बीड्स डालने हैं। फिर आप उनको बोलिए कि इनको करेक्ट ऑर्डर में ब्रेसलेट को कंप्लीट करो। जैसे कि पहले आपने मान लीजिए 8 नंबर दे दिया बच्चे को, ठीक है, और साथ में आपने हर 4 कलर के दो बीड्स दे दिए। जैसे पहले आप बच्चे ने डाला रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, फिर बच्चे ने यही सीक्वेंस फॉलो करा, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, या फिर बच्चे ने 2 रेड, 2 येलो, 2, मतलब सेम सीक्वेंस आप उसको बोल सकते हैं फॉलो करने के लिए। अब ये नंबर कुकीज़ हैं। इसमें क्या है, आपको जो ये क्ले होती है आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है, और शेप्स भी ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो कटर्स आते हैं प्लास्टिक के वो आप ले सकते हैं। कहते कि बच्चे इसके साथ खेलना बहुत ही उनको पसंद आएगा और हर बच्चे को एक स्लिप के ऊपर नंबर लिख के दे देना है कि हर बच्चे ने इतनी इतनी उस डो से कुकीज़ बनानी है, चाहे वो अडल्ट की हेल्प से बनाएं, ठीक है, पर कुकीज़ उन्होंने उतने नंबर की ही बनानी है। स्पॉट इन द रूम, जो जिस कमरे में बच्चे बैठे हैं वहाँ पर हर जगह नंबर रख दीजिए आप। जैसे अलग अलग स्लिप्स रख दीजिए या आपके पास आजकल प्लास्टिक के नंबर आते हैं वहाँ रख दीजिए, ठीक है। और एक नंबर बोलिए और बच्चों को बोलिए कि आप इधर उधर भागिए और देखिए क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो नंबर चिपका हुआ है। अगर चिपका हुआ है तो वो आप ऑब्जेक्ट लेके आइए। पर इसमें ये आप पूरी क्लास के ग्रुप के साथ गेम नहीं खेल सकते हैं। जैसे आप बच्चों को 40 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप उनको कम से कम 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। फिर ये गेम जो है आपने खेलनी है और जो सबसे पहले पिक करेगा वही जो है जीतेगा। जैसे आप कैलेंडर, क्लॉक, शोप, मतलब ऐसे वो कर सकते हो, है ना, सॉरी, कोई भी टॉयज पड़े हैं या कोई ऐसी चीज़ें। या फिर एक ऑप्शन इसमें और है, जैसे आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप वो चीज़ लेके आओ जिसके ऊपर 1 2 3 नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि कैलेंडर, क्लॉक, शो पीस, प्राइस टैग, टीवी रिमोट कंट्रोल हो गया, या और भी कई चीज़ें जो हैं जो वहाँ पर क्लास में अवेलेबल होती हैं, वो सारी चीज़ें भी आप बच्चों को बोल सकते हैं। और लास्ट में आप अगर कोई बच्चा गलत नंबर को टच करता है तो वो उस गेम से आउट हो जाएगा। इस तरह की आप एक गेम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बच्चों के साथ। नंबर फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स कहते बहुत ही अच्छा तरीका है आपको अपने बच्चों को नंबर्स के बारे में पढ़ाने का। बहुत सारी गेम्स होती हैं जो कि आप फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करके खेल सकते हो। जैसे कि 2 नंबर के कार्ड को आपने होल्ड किया और बच्चे को पूछा कि कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है। टेन ब्लॉक डॉट्स, आप क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे कि आप डॉट्स बना दीजिए, ठीक है, और बच्चों को बोलिए कि मान लीजिए आपने 5 डॉट्स बना दिए और बच्चों को आप बोलिए कि आप इसमें से कोई भी 3 डॉट्स जो हैं वो आपस में मैच कर दीजिए। कोई भी आप ऐसे मैथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आ गया आपका बटन को सॉर्ट करना और फिर काउंट करना।
आपके बैग में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्रूट्स की काउंटिंग, कार्ड्स के नंबर्स की काउंटिंग, है ना। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप बच्चों के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी मैचिंग और डिफरेंशिएट एक्टिविटीज़। अब मैचिंग में क्या क्या आ जाएगा? अभी ये जो मैचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं मेनली, और डिफरेंशिएट मतलब वर्गीकरण वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अलग करना, इसमें क्या है, बच्चों में क्रिटिकल कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी, है ना। मैचिंग और डिफरेंशिएट एक्टिविटीज़ को करके कि कौन सी चीज़ सिमिलर है, कौन सी अलग है, जैसे ऑब्जेक्ट्स में, कलर्स में, शेप्स में, साइजेस में। जैसे आप इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स ले सकते हैं, सॉक्स को मैच करना, ठीक है, या गेम खेलना कि पेयर्स को फाइंड आउट करो, डिफरेंस क्या है दो चीज़ों के बीच में उसको स्पॉट करो, सॉरी, वर्कशीट्स, ताकि वेरिएशंस को फाइंड आउट किया जा सके, हंट एक्टिविटीज़ को शेप करना ताकि मैचिंग शेप, जो मैचिंग शेप्स हैं उनको लोकेट करो, पजल प्ले खेलना ताकि पीस को फिट कर दो आउटलाइंस के बीच में, है ना। तो ऐसे कई भी हैं, जैसे मैचिंग सॉक्स की अब हम बात करें तो जो डिफरेंट कलर की सॉक्स हैं, है ना, उनके मिक्स पेयर्स रख दो और बच्चों को बोलो कि इसमें से पेयर फाइंड आउट करो और दो दो सॉक्सेस इकट्ठी कर दो। नेक्स्ट है हमारी ऑब्जेक्ट टू आउटलाइन, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कप हो गया या स्पून हो गया, ठीक है, आप उसकी डॉटेड आउटलाइन बना दो और बच्चों को बोलो, पेपर के ऊपर बना दो और बच्चों को बोलो कि आप उसको ट्रेस करो, ठीक है। मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो रियल ऑब्जेक्ट्स को उसकी आउटलाइनिंग के साथ मैच कर देते हैं। फिर उसके बाद है हमारी मेमोरी मैचिंग गेम्स। मेमोरी मैचिंग गेम्स में क्या आएगा, जैसे आप कई जो इमेजेस हैं उनके पेयर ले लीजिए, उनको प्रिंट करवा लीजिए और बच्चों को एक बार वो दिखा दीजिए और फिर बाद में आप बच्चों को बोलिए कि इसके साथ के मैचिंग पेयर जो इसमें थे वो निकालिए। इससे क्या है, बच्चे की मेमोरी स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी। जो आपने पेयर्स देखे हैं उस बॉक्स में से आप ये वो वाले पेयर निकालो जो अभी आपने देखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को 3 पेयर दिखा दिए, जैसे कि एक आपने पेंसिल का दिखा दिया या कलर्स के दिखा दिए, है ना। फिर आप बच्चों को बोलो कि उन्हीं कलर्स के आप निकालो वहाँ से, जो कि या फिर नंबर का भी आप करवा सकते हो इसमें। शेप एंड कलर मैच, कहते हैं आप डिफरेंट ब्लॉक्स या स्टिकर्स यूज़ कीजिए कलर्स और शेप्स को मैच करने के लिए, ताकि आप एरियाज डिफरेंट और जो शेप्स ड्रॉ की गई हैं मैच के ऊपर, मैट के ऊपर, उसको मैच किया जा सके। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है मेरा परिवार विषय पर आधारित क्रियाएं आयोजित करना। सबसे पहले जो सबसे कॉमन है, आप फैमिली ट्री एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को।
फिर आप फैमिली पपेट्स बनवा सकते हैं बच्चों को, है ना। जैसे फेस जो है, आप फेस लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं फेस की, जैसे मदर फादर की स्टिक के ऊपर। फैमिली मेमोरी गेम खेल सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट फैमिलीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। प्ले डो फैमिली कर सकते हैं आप। जैसे कि आप बच्चों को फैमिली पपेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे पेपर बैग पपेट्स, ठीक है। बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर का जो उनके फेवरेट हैं उनके पपेट बना सकते हैं पेपर बैग को यूज़ करके। और आप वर्कशीट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी इसमें करवा सकते हैं फैमिली से रिलेटेड। जैसे कि आप फैमिली काउंटिंग करवा सकते हैं बच्चों को इसमें फैमिली थीम के ऊपर बेसिस। जैसे आप उसमें 3 पिक्चर्स ड्रॉ कर दीजिए, एक पापा, एक छोटा बेबी और एक सिस्टर जो है, ठीक है। तो फिर 1 2 3 की इसमें से मतलब बच्चे मैच करेंगे कि इस ये 3 मेंबर्स हैं, या कि आप ऐसे करवा सकते हैं कि सॉरी, जैसे आप एक ब्लॉक बनाएंगे, उसमें आपने 3 मेंबर्स की पिक्चर ड्रॉ कर दी, साथ में आपने उनको 3 ऑप्शंस दे दिए 1 2 3, जितने हैं उसको सर्कल करो। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपने 4 बना दिए, ठीक है। इसी तरह से आप ये फैमिली रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें आप एक और अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड भी कर सकते हो। जैसे कि एक पिक्चर बना दी पूरी फैमिली की जिसमें मदर फादर ब्रदर सिस्टर सब हैं। फिर आप उनको बोलो कि आप इसको कलर एक्टिविटी भी करवा सकते हो, कलर्स करो उसमें, ठीक है। या फिर आप ये बताओ कि इसमें से फादर कौन है मदर कौन है। इस तरह की एक्टिविटी भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। आप कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं फैमिली से रिलेटेड बच्चों को, ठीक है। या आप बच्चों से, हर बच्चे से पूछ सकते हो कि क्या आप काउंट कर सकते हो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और कौन कौन है। जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं वैसे भी आप उनसे पूछ सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन आंसर वाली भी आप फैमिली के ऊपर एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हो। उसके बाद है कहानी सुनाना, और उसके बाद उसी कहानी से संबंधित क्रिया आयोजित करना। जैसे आप पहले उनको स्टोरी सुना दो एक कोई भी, फिर उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जर्नल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। जैसे अभी हम खरगोश और रैबिट की वो जो स्टोरी बड़ी कॉमन है कि जिसमें कछुआ जीत जाता है ना। तो उसमें से आप कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपने उनको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई, ठीक है, वहाँ पर आसपास और भी एनिमल्स खड़े थे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब उनकी रेस हो रही थी तो कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पर खड़े थे, ठीक है। या आप उनसे पूछ सकते हो कि दोनों में से रैबिट ज़्यादा बुद्धिमान था, क्लेवर था, या वो टर्टल। फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन जीता रेस में। इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछ सकते हो। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद है जैसे आप जानवर पर करवाते हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है जानवर पर क्रिया करवाने में। इसमें क्या है कि जब जानवर के ऊपर क्रिया करवाई जाती है तब यार आप ना ऐसे मत कीजिए उसमें कि जंगली और पालतू जानवर एक ही बार में करवा दिया,
या तो पालतू जानवर का करवाइए या जंगली जानवर का आप उसमें करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, एक ही चीज़ की करवाइए, जंगली या पालतू, और उसमें भी ये नहीं है कि आप एक ही एनिमल का उनको बताएंगे। ठीक है, कम से कम आप 5-6 एनिमल्स तो आप उनको बताइए ना, कि जंगली कौन से हैं और पालतू कौन से हैं। ठीक है, या उनको डिफ्रेंशिएट बताइए 2-2 3-3 जानवरों का। पर ये प्लानिंग में आपके पहले मेंशन होना चाहिए कि आप जंगली जानवर भी बताएंगे और पालतू भी, और पर हम बच्चों को 3 या 4 ही बताएंगे। ये सारी चीज़ प्लानिंग में पहले मेंशन होनी चाहिए जो एक्चुअल में आप वहाँ पर कंडक्ट करना चाहते हो। अब यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग की बात हो रही है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक पोटैटो ले लिया, उसके ऊपर कलर लगाया और उसको पेपर के ऊपर छाप दिया, ये ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ पेंटिंग को मिक्स कर देते हैं। पेंटिंग और प्रिंटिंग अलग होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है पत्तों, फूलों या सब्जियों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पत्ते, फूल या सब्जियां ही यूज़ करनी है, आप और भी कोई चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी, हाँ, मैंने एक एक्टिविटी देखी थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक पॉलीथीन ले लिया। ठीक है, एक पॉलीथीन लेके उसमें हवा भरी, जो नीचे से जहाँ पे स्टिच्ड पार्ट होता है उसका पूरा, उसको उन्होंने हवा भर के एक बैलून की तरह बना लिया और बाद में उसको कलर में डिप करके पेपर के ऊपर लगा दिया। है ना, इस तरह की आप कोई और एक्टिविटी ब्लॉक प्रिंटिंग की आप करा सकते हो। या फिर आप कोई भी एक्टिविटी और कंडक्ट कर सकते हो, ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, जैसे रेज़र हो गई है। ठीक है, इरेज़र को यूज़ करके भी आप कर सकते हो। कोई भी घर में इतनी सारी चीज़ें हमारे अवेलेबल होती हैं कि आप कोई भी चीज़ें उसमें से ले सकते हो। स्पॉन्ज को यूज़ कर सकते हो आप करवाने के लिए, या कोई फ्लावर की शेप बना सकते हो। जैसे पेपर से शेप बनाई और उसको डिप करके बच्चों को बोल दिया कि आप वहाँ पर फ्लावर की शेप का ब्लॉक प्रिंट बनाओ। अब हमारी है मौसम और ऋतु के बारे में। अब ये मौसम और ऋतु पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप करवा सकते हो। जैसे ऐसे नहीं कि आप एक ही बार में बच्चों को गर्मी के मौसम के बारे में भी बता दो, सर्दी भी बता दो, बसंत भी बता दो। आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि कितने सीज़न होते हैं, टोटल हमारे 4 सीज़न होते हैं। ठीक है, उसमें आप बच्चों को मेन मेन बात भी बता सकते हैं कि गर्मी में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है। ठीक है, बस इतना बताना है, पर बच्चे इसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए जैसे जब आप मौसम से संबंधित कोई एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल गर्मियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो आप बच्चों को एक वर्कशीट दीजिए। उसमें आप बच्चों को, पहले तो आप बच्चों को बताइए कि इसमें जो है गर्मियों में हम क्या क्या पहनते हैं। जैसे आधी बाजू की शर्ट हो गई है, या सर्दियों में बच्चे कैप पहनते हैं गर्म, वो सारी चीज़ें। फिर आप बच्चों को वर्कशीट दीजिए और उनको बोलिए कि इसमें से जो चीज़ें आप गर्मी के मौसम में पहनते हैं उसको आप एनसर्कल कर दीजिए। फिर आप ये पूछिए कि इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप गर्मी के मौसम में खाते हैं। जैसे अब फ्रूट्स की बात करें हम, ठीक है, अब हम बच्चों को ये पूछ सकते हैं कि इस टाइम पे आप कौन सा फ्रूट खाते हो सबसे ज़्यादा। मैंगो, है ना, मैंगो विंटर्स में नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप बच्चों से, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी आप बच्चों से कर सकते हो, पर एक एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद आप जैसे आप बच्चे को रेन पेंटिंग भी करवा सकते हो।
रेन पेंटिंग कैसे, पहले आप जैसे कलर्स के ब्लॉक्स बना दीजिए ऊपर, बाद में बच्चों को बोलिए कि 1 1 ड्रॉप आप इसके ऊपर फेंकिए, ठीक है। या आप क्लाउड्स बनवा सकते हैं बच्चों को, पफी क्लाउड्स कॉटन को यूज़ करके आप बनवा सकते हैं, ठीक है। फिर आप वेदर का कोलाज भी बच्चों को बना सकते हैं। इस तरह से आप कई एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप कंडक्ट कर सकते हैं मौसम से रिलेटेड। इसके बाद जो शारीरिक और स्थूल हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर अब आकृति की बात आती है। आकृति मतलब फिगर, जैसे ये स्क्वायर होगी, सेमी सर्कल होगी, रेक्टेंगल होगी, ऐसी फिगर्स जो हैं उनके बारे में आप बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। अब जो डूबने और तैरने वाली है, ठीक है, उसमें आप बच्चों को 1 2 चीज़ों की डूबने और तैरने के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हैवी चीज़ जो होती है वो डूब जाती है ना, ऐसे करके बच्चों को शायद ये चीज़ ना समझ में आए। पर जैसे अब पत्थर है, मतलब कोई ऐसे आप लीजिए चीज़ें जो वाकई में हैवी हो, और कोई ऐसी चीज़ लीजिए जो वाकई में हल्की हो। पहले बच्चे को हैवी और जो हल्का होता है उसका कंसेप्ट आप बताएं, फिर उसके बाद आप डूबने और तैरने की बात बच्चों को सिखा सकते हैं। एक बात और, जब बुनावट और आप सतह की बात कर रहे हैं, ठीक है, बुनावट और सतह में बड़ा फर्क होता है। आप लोग क्या करते हो, 2 कंसेप्ट आपने ले लिए, बुनावट और सतह, आप दोनों में से एक लेके एक्टिविटी कराओ, या तो बुनावट पे करा दो या सतह पे करा दो। बुनावट से रिलेटेड एक्टिविटीज कौन सी आप करवा सकते हो, बुनावट से रिलेटेड एक्टिविटीज? या सतह, है ना, पहले बुनावट और सतह के बीच में मतलब समझने की बहुत ज़रूरत है कि बुनावट क्या होता है और सतह क्या होता है, फिर ही उसके बीच में से आप एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा वृक्ष के बारे में, चित्रपटन। चित्रपटन में जो आप एक्टिविटी कर सकते हैं वो आप ऐसे नहीं कि आप वेजिटेबल का चार्ट ले आए या फ्रूट्स का चार्ट ले आए, आप एक जो दृश्य होता है वो बच्चों को दिखाइए, ताकि बच्चों की ऑब्जर्वेशन को देखा जाए कि बच्चे कितना ऑब्जर्व करते हैं एक चित्र को देख के। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, इसमें कौन कौन है, कौन सा कलर कहाँ पर है, क्या आप इन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद है वृक्ष या पौधों पर आधारित क्रियाएं। अब वृक्ष या पौधों पर आधारित क्रियाएं, जैसे कि आप बच्चों को वृक्ष या उसके बारे में बता सकते हैं, प्लांट्स के बारे में, कि हमें प्लांट्स से क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, हम प्लांट से क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी 5 फ्रूट्स के नाम, कोई भी 5 वेजिटेबल्स के, साइंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होगी वो भी आप कंडक्ट कर सकते हैं। अब गीली मिट्टी, अगर गीली मिट्टी से नहीं करो तो ड्राइंग, पेंटिंग या प्रिंटिंग की एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हो।
अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के यातायात के साधनों की बात है। यातायात के साधन जो है ना, वो आप बच्चों को ऐसे करवा सकते हैं कि जो ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है, जो समुंदर में चलते हैं, ठीक है, ऐसे जो हवा में चलते हैं, ऐसे आप करवा सकते हैं। मतलब एक कंसेप्ट आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। ये आपकी फेज़ 2 की सारी एक्टिविटीज़ हैं। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने ये देख ली। अब हमें ये पता लग गया ना कि किससे रिलेटेड आपको कितनी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। कहते कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जैसे ही मतलब क्रिया सत्रों की ये लिस्ट जो आपको दी गई है, आप ऑलमोस्ट इसी के अकॉर्डिंगली ही प्लान करिएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ प्लान करना है हमें। अब ये कहते हैं कि जो भी कोई ऊपर शेड्यूल था एक्टिविटी सेशंस का, वो आप अगर वैसे ही फॉलो करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसके पीछे भी कोई कारण ही है कि आपको यही बोला जा रहा है फॉलो करने के लिए। पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप एक्टिविटी सेशंस को ऊपर नीचे करके भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कहते हैं अब हमें इसके पीछे का रैशनल आपको बताने दीजिए, और हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। जो 10 एक्टिविटीज़ हमने शुरू में करनी है, जो अभी 10 एक्टिविटीज़ हमने अभी करनी है, 10 एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत सिंपल होती हैं ऑर्गेनाइज करनी। ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर प्री स्कूल्स में कैरी आउट की जाती हैं। वो एक्टिविटीज़ उसी में ही फिट हो जाती हैं जो गाइड ने क्यूरिकुलम बच्चों के लिए पूरे दिन का प्लान किया होता है। ये आमतौर पर ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको इसमें पूरी फ्रीडम दी जाती है कि आप इसको किसी भी तरीके से प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं इसको प्लान करना। आपको इसमें एक पूरी तरह की फील मिल जाएगी कि आपको कैसे बच्चों के साथ काम करना है। जब आपने पहले की 10 एक्टिविटीज़ को प्लान करना है, तब आपके पास एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपने 10 दिन में 10 एक्टिविटी सेशंस को ही प्लान करना होता है। जैसे कि ड्राइंग एक्टिविटी सेशन अब इस सीक्वेंस में 4th था,
ठीक है, तो आपको इसको आप इंटरचेंज भी इसको कर सकते हैं 7th एक्टिविटी के साथ जो शेड्यूल में दी गई है ना। और क्योंकि जो बाद में एक्टिविटी सेशन जो है, हो सकता है कि वो दूसरी एक्टिविटी के जो गाइड ने ऑर्गेनाइज किया है अपना पूरे दिन का क्यूरिकुलम, हो सकता है वो उसके साथ मैच करता हो, तो आप बच्चों को उसी दिन जो एक्टिविटी है वो चेंज करके भी करवा सकते हैं। मतलब आपको जो 10 एक्टिविटी सेशंस होते हैं उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेकेंड फेज में। मैंडेटरी यहाँ पर यही है कि आपको 10 एक्टिविटी सेशंस जो हैं उसको ऑर्गेनाइज करना है। अब अगर हम 11 to 30 एक्टिविटी सेशंस की बात करें तो शेड्यूल ये सजेस्ट करता है कि आपको एक दिन में 2 एक्टिविटी सेशंस को ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि 20 एक्टिविटी सेशंस आपको 10 वर्किंग डेज में करने हैं। इसमें भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप चाहें तो आप पर डे एक एक्टिविटी सेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको 20 डेज लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। पर सेकंड फेज को कंप्लीट करने में फिर आपके 20 डेज से 30 डेज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप पहले 10 दिन 10 एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके बाद आप अगले 10 डेज में 20 एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपका ये 20 डेज में हो जाएगा। अगर आप डेली एक एक एक्टिविटी करते हैं तो आपका फेज़ 2 ही 30 डेज का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने में और भी टाइम लग जाएगा। अब डे 11 ऑनवर्ड से आपको ये आप सीख जाएंगे कि बच्चों को आपने अपने आप कैसे हैंडल करना है उस टाइम पे जब आप बच्चों को 2 एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। 2 एक्टिविटीज़ करवाने का मतलब ये है कि जब आप बच्चों के साथ थर्ड फेज में पूरा दिन स्पेंड करेंगे तो आप बच्चों को पूरे दिन के लिए भी हैंडल कर सकेंगे। कहते हैं कि अभी हमने जो ऊपर एक्टिविटीज़ की बात की है, ठीक है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने में ये पता चलेगा कि वो एक्टिविटीज़ इस तरीके से प्लान की गई हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि इनके पीछे एक रैशनल है प्लान करने का। इस तरीके से वो एक्टिविटीज़ को प्लान किया गया है कि एक एक्टिविटी सिंपल रखी गई है और एक एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रखी गई है। ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही किया गया है। ये जो प्लानिंग है ये ज़्यादा सोच विचार के की गई है। अब जो एक्टिविटी सेशंस जो हैं पहले 10 दिन में रखे गए हैं वो आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। 11 से 30 में भी आपको इंटरचेंज करने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है पूरी, पर यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया है कि अगर आप 12वें दिन एनिमल्स का थीम के ऊपर सेशन प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आप 16वें दिन टेक्सचर्स के ऊपर ही प्लान करोगे। अगर आप 12वें दिन एनिमल्स के ऊपर एक प्लान कर रहे हो तो आपको लगेगा कि जो 16 डे पे टेक्सचर्स वाली है उसको हम 12वें दिन में शिफ्ट कर देते हैं, एनिमल्स वाली नीचे ले आते हैं। मतलब आप एक दूसरे के साथ एक्टिविटी सेशंस को इंटरचेंज भी कर सकते हो। इससे क्या है, स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए भी इजी रहेगा और आपके लिए भी इजी रहेगा अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही होगी।
ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 25 to 30 मिनट्स की ड्यूरेशन जो है वो होनी चाहिए। ये था आपका फेज 2। ठीक है, उसके बाद हमें एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट लिखना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या क्या लिखना है। गोल ऑफ द एक्टिविटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी, कौन सा मटेरियल चाहिए, फिर उसके लिए एक्टिविटी प्लान और एक्टिविटी रिपोर्ट। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी गई है, जैसे कि दिवाली थीम के ऊपर उन्होंने 2 एक्टिविटीज़ की हैं इस सेशन में। गोल्स, पहली एक्टिविटी का क्या गोल है, अवेयर करवाना, कैसे उसके ऊपर, इस थीम के ऊपर एक डिस्कशन को कैरी आउट करके इस डिस्कशन के थ्रू बच्चों की कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट होने में हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है एक्टिविटी का गोल, कि बच्चों की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को नर्चर करना, बढ़ाना और उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें ड्राइंग सीन्स के थ्रू, जो कि दिवाली थीम के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद है इसका कंटेंट, एक्टिविटी 1। कहते कि हमें एक्टिविटी सेशन को दिवाली थीम के ऊपर डिस्कशन करके स्टार्ट करना है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो दिवाली के फेस्टिवल से फैमिलियर होते हैं। हमें उनसे डिस्कशन कैसे शुरू करेंगे हम, ये प्लान है आपका एक तरह का। ठीक है, देखो इन्होंने सारा विल शैल में किया है ना, फ्यूचर टेंस में किया है। उनको क्वेश्चन पूछ के कि क्या आप सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं या नहीं, क्या आप जानते हैं कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है। फिर उसने कहा कि मैं बच्चों के सारे रिस्पॉन्स को राम और सीता की स्टोरी को सुना के ब्रीफली उनके साथ लिंक करूँगा। फिर मैं बच्चों को पूछूंगा क्वेश्चंस कि क्या आप मिठाई खाते हैं, क्या आप कैंडल्स जलाते हैं, और मैं बच्चों को एनकरेज करूँगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सारे बच्चे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्टिविटी अराउंड 15 मिनट ले लेगी। इसके बाद है हमारी एक्टिविटी 2 की प्लानिंग। उन्होंने कहा कि डिस्कशन के बाद मैंने एक ड्राइंग की एक्टिविटी में प्लान करूँगा। मैं बच्चों को कहूँगा कि वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करें, दिवाली फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ भी वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि वो दिवाली कार्ड्स बनाएं इस तरीके से ताकि वो किसी को दे सकें दिवाली कार्ड्स को। जिनको वो देना चाहते हैं। फिर मैं उनको एक क्रेयॉन्स का बॉक्स प्रोवाइड करूंगा 5 से 6 बच्चों के ग्रुप को। इसी तरीके से बच्चों के 5 ग्रुप हो जाएंगे। फिर मैं हर अलग अलग ग्रुप में मूव करूंगा, ये पक्का करने के लिए कि सारे बच्चे जो हैं उनको चांस मिल रहा है क्रेयॉन्स को यूज़ करने का, और वो उनसे बात भी करूंगा कि वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं। कहते जैसे ही हर बच्चा ड्राइंग को फिनिश कर लेगा, मैं ड्राइंग की बैक साइड के ऊपर हर बच्चे का नाम जो है वो लिख दूंगा।
और उस इंसान का भी नाम लिख दूँगा जिस इंसान को बच्चों ने कार्ड देने के लिए बनाया है, और साथ में मैसेज हैप्पी दिवाली भी उस पर लिख दूँगा। सारे बच्चे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक्टिविटी 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। मटेरियल कौन कौन सा चाहिए है? एक्टिविटी 1 के लिए कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए है, पर एक्टिविटी 2 के लिए 5 बॉक्स क्रेयॉन के और 25 to 30 शीट्स जो हैं वो पेपर की चाहिए है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी प्लान है, प्लांट्स के ऊपर एक्टिविटी का प्लान है। थीम है हमारा प्लांट, और इसके ऊपर इस सेशन में एक एक्टिविटी जो है वो की जाएगी। कहते कि हमें बच्चों को अवेयर करना है कि सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं और कैसे वो प्लांट्स बनते हैं। कंटेंट क्या है एक्टिविटी का? मैं बच्चों को डिस्क्राइब करूंगी जर्मिनेशन के प्रोसेस को ड्राइंग की हेल्प से। मैं उनको क्या बोलूँगी, ब्रीफली मैं उनको इसके बारे में बताऊंगी। कि जहाँ पर एडिक्वेट एयर है और अच्छा मॉइस्चर है और टेम्परेचर भी सही है, सीड्स वहीं पर ही जर्मिनेट होते हैं। सीड्स पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और फूल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक थिन वाइट रूट जो है वो बाहर आती है और वो नीचे की तरफ ग्रो होती है और फाइनली वो रूट बन जाती है। कुछ दिनों के बाद जो स्टेम टिप होती है स्टेम की, वो इमर्ज होने लग जाती है और वो ऊपर की तरफ ग्रो होने लग जाती है और वो स्टेम बन जाती है। स्टेम के ऊपर फिर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। इसी तरीके से एक पूरा प्लांट जो है वो सीड से ग्रो हो जाता है। ये ड्राइंग्स बनाई गई हैं जो कि बच्चों को दिखा के डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब हमने जर्मिनेशन के बारे में उनको बता दिया, ठीक है, फिर हम डिस्कशन करेंगे जिसमें मैं बच्चों की क्वेरीज के आंसर दूंगी और उनको क्वेश्चंस भी पूछूंगी कि क्या उनको समझ में आया। जो पूरा सेशन है उसने आधा घंटा लिया। इस सेशन में मैं बच्चों के साथ एक ग्रुप में इकट्ठे काम करूंगी। मटेरियल कौन सा चाहिए इसके लिए? ड्राइंग, ताकि डिफरेंट स्टेजेस जर्मिनेशन प्रोसेस की वहाँ पर ड्रॉ की जा सके। इसके बाद है रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटी सेशन। रिपोर्ट है जो पहले दिवाली की है, फिर उसके बाद जर्मिनेशन की आएगी, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। काफ़ी बच्चों ने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने दिवाली के बारे में बहुत ही मतलब एक्साइटेड होके उसके बारे में बात करी। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अपने घर पर प्रेपरेशन स्टार्ट कर चुकी थी फेस्टिवल के लिए, और बच्चे उसके बारे में बात कर रहे थे। बच्चों का रिस्पांस किस तरह का था? मेरे पापा बहुत ढेर सारे पटाखे लाए हैं। मेरा बड़ा भाई पटाखे चलाता है। कल मेरी मौसी मिठाई लेकर आई थी। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मैं लेकर भी आई हूँ।
मेरे घर में लाइटें लगी हैं, मम्मी दिए और कैंडल्स लेकर आई, मेरी बहन और मेरे लिए नई फ्रॉक लाई है ना। ये उसी का ही इंग्लिश वर्जन है। मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और बच्चों से बात की कि आप पटाखे चलाते हुए क्या 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 प्रिकॉशंस लेते हो। कई बच्चे जो हैं उनको पता था कि हम दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और उनका रिस्पॉन्स क्या था कि दिवाली हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि राम ने रावण को मारा था। मैंने इस स्टोरी को इलेबोरेट किया, सीता के रोल को बीच में लेके आके। फिर एक ड्राइंग की एक्टिविटी डिस्कशन के बाद की, वो भी बहुत सक्सेसफुल थी, और जो डिस्कशन थी उसने बच्चे की इमेजिनेशन को बहुत अच्छा बढ़ाया। कई थीम्स जो थे वो बच्चों की ड्राइंग में देखने को मिले, और कुछ ने तो फाइटिंग सीन भी ड्रॉ किए थे राम और रावण के बीच में। कुछ ने पटाखे जलाते हुए बच्चों की ड्राइंग की थी। वो बहुत खुश थे जब मैंने उनकी फैमिली मेम्बर्स का नाम शीट के पीछे लिख दिया था। एक ग्रुप था बच्चों का जिन्होंने क्रेयॉन्स के बॉक्सेस को शेयर, जो ग्रुप थे बच्चों के उन्होंने क्रेयॉन्स के बॉक्सेस को शेयर किया, और शेयर करते करते वो लड़ पड़े, बीच बीच में कभी कभी लड़ पड़ते थे, फिर मैं उनको भी सॉल्व करती थी। एंड में क्या हुआ, मैं सिर्फ अकेली थी जो कि कार्ड्स के ऊपर लिख रही थी, तो बहुत सारे बच्चों ने ड्राइंग सेम टाइम पे ख़त्म कर ली। तो सारे बच्चे मेरे आसपास आके खड़े हो गए और शोर डालने लगे, आंटी पहले मेरे उस पर लिखो फिर मेरे उस पर लिखो। उससे क्या है, बच्चों के बीच में फ़ाइट हो गई, और दो बच्चों के बीच में इतनी ज़्यादा फाइट हो गई। फिर मैंने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया, बाद में वो सिचुएशन बेटर हो गई। फिर मैंने दूसरे एजुकेटर की मदद ली ताकि वो कार्ड्स के ऊपर नाम लिख सके बिना किसी कंफ्यूजन के। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ड्राइंग्स कंप्लीट करने के बाद एक शीट के ऊपर बाद से और भी शीट्स मांगी ड्राइंग को। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फ्यू शीट्स थी, इतनी भी नहीं थी कि मैं सबको दे सकती, थोड़े बहुत बच्चों को मैंने दे दी, और पर नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ध्यान रखूँगी। डिस्कशन 15 मिनट के लिए चली। मैंने प्लान किया था, मैंने 15 मिनट की डिस्कशन को प्लान किया था, पर इसने 20 से 25 मिनट ले लिए। तो ड्राइंग की जो एक्टिविटी थी उसने टोटल 30 मिनट्स लिए। इसके बाद हमारी रिपोर्ट आती है प्लांट वाले पे, जर्मिनेशन वाले पे। साथ मैंने जर्मिनेशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दी। मेरे पास जो भी कोई ड्राइंग थी, जब डिस्कशन का वो पॉइंट आता था तब मैं वो ड्राइंग बच्चों को दिखाती थी और उसके बारे में बच्चों को बताती थी। बच्चे बीच बीच में मुझे इंटरप्ट कर रहे थे क्वेश्चन पूछ के, पर मैंने पहले ही इसके बारे में डिसाइड किया हुआ था कि अगर मैं पहले बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स बीच में लूँगी तो जो मेरा फ्लो है समझाने का वो टूट जाएगा। तो मैंने बच्चों को कहा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर हम बाद में देंगे। और जैसे ही 10 मिनट में मेरा ये सारा सेशन कंप्लीट हो गया, मैंने बच्चों को बोला कि अब आप क्वेश्चन पूछिए। तो बच्चे जो थे वो अब बोर हो चुके थे। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि रूट टिप नीचे की तरफ क्यों जाती है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, और ये सारा यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे एक्सप्लेन किया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि मैंने क्या क्या बताया। पर बच्चा अब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो मुझे लगा कि ये जो एक्टिविटी थी वो मेरी इतनी अच्छी नहीं गई है, बल्कि अभी भी 15 मिनट जो थे वो बचे हुए थे। और मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी कि मुझे एक और एक्टिविटी अपने साथ प्री प्लान में रखनी चाहिए और साथ में प्ले मटेरियल भी, ताकि बच्चों को मैं उस तरफ को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकूं। इस तरह से आपको जो रिपोर्ट है वो लिखनी है। आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। कल हम फिर अपनी नई क्लास के लिए मिलेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।